मैं पुणे से हूँ, तो ऑफ कोर्स मराठी मेरा मेन लैंग्वेज है, तो बीच बीच में मराठी शब्द आ सकते हैं, इंग्लिश भी आ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना ज़रूर। कैसे चुने जीवन साथी, ये हमारा टॉपिक है। तो मतलब लाइफ पार्टनर चुनना है, उसके लिए हम मैरिज करते हैं, शादी करते हैं। वेडिंग अलग है और मैरिज अलग है। वेडिंग की तैयारी माँ बाप बहुत पहले से करते हैं, जो 1 दिन या 2-4 दिन में होता है। लेकिन मैरिज इज़ परमानेंट एक्सपेक्टेड, कि लाइफ पार्टनर हम उसको बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मैरिज का मतलब क्या है? कभी कभी मैं पूछ भी सकती हूँ आपसे, इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू समथिंग आई कैन आस्क क्वेश्चंस, ताकि आपको जो मालूम है वो आप बताएं। सो बी प्लीज फील फ्री टू से वॉट एवर यू थिंक। मैरिज का मतलब आपके लिए क्या है? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 10 मिनट मिले हैं मुझे, प्लीज़। शादी क्या है? वॉट इज़ द डेफिनेशन? हैव यू रेड और कहीं सुना है, या फिर अभी शादी के लिए खड़े हैं तो डिस्कस किया है? वॉट एग्जैक्टली इज शादी? प्लीज़ बताइए। हाँ प्लीज़ मैम। ओके, हाँ सुनाई दे रहा। यस, एब्सोल्युटली। अपरिचित व्यक्ति एक साथ आते हैं और लाइफ टाइम एक दूसरे का साथ देते हैं। तो अगर डेफिनेशन की, तो थैंक यू मैडम, अगर डेफिनेशन जैसा देखा जाए तो स्त्री पुरुष के शारीरिक और मानसिक गरजों के लिए ये हर एक शब्द इज इंपॉर्टेंट। स्त्री और पुरुष दोनों के शारीरिक भी ज़रूरतें होती है और मानसिक भी ज़रूरतें होती है, दोनों की। वो पूर्तता करने के लिए कुटुंब या फिर परिवार के निर्मित के लिए, परिवार मतलब हम माँ बाप के साथ रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली रहती है या फिर जॉइंट फैमिली रहती है। तो ये सिर्फ 2 जन एक साथ नहीं आते, फैमिलीज भी एक साथ आती है हमारे भारत में। बाहर के देशों में सिर्फ 2 जन का विवाह होता है, बाकियों का उतना इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हमारे यहाँ 2 फैमिलीज एक साथ आती है। नई पीढ़ी निर्माण के लिए, करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए भी उसका वन ऑफ द क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स है मैरिज का। और ये मानव ने निर्माण की हुई व्यवस्था है, ये नेचुरल ऐसा नहीं है, ये हमने ही धीरे धीरे मनुष्य ने ये तय किया कि ये कुटुंब व्यवस्था, ये मैरिज लीगली एक इकट्ठा आना, ये सब हमने बनाया है, राइट। सो मानव निर्मित और कायदेशीर मतलब लीगल होता है मैरिज, और ये समाज मान्य संस्था है, समाज मान्य व्यवस्था है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अभी आपको क्या लगता है कि आप क्यों हैं तैयार मैरिज के लिए? जो भी बच्चे हैं यहाँ पे शादी के लिए रेडी है, तो व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर रेडी फॉर मैरिज? इज इट बिकॉज पेरेंट्स आर सेइंग नाउ यू आर रेडी, और इज इट बिकॉज यू आर 21 plus? Or do you think basically that you are ready for marriage? Do you think that you are ready for marriage? I hope so, because आप इधर आए हैं तो रेडी है मतलब क्या है? अभी सर ने बहुत अच्छे से बताया, अरुण सर ने, कि आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। तो आई एम श्योर कि आपको सबको मालूम है कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, कैसा हूँ। ओके, मैरिज के लिए तैयार है, तो मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ के भी पहले हम ये लिखते हैं या डिस्कस करते हैं कि मुझे कैसा चाहिए और कैसी चाहिए। इजंट इट? मैं कैसी हूँ के बारे में लिस्ट आउट किया है कुछ? नहीं, दिमाग में ही नहीं आता, क्योंकि आई ऑलरेडी नो माई सेल्फ। चाइल्डहुड से मैं कैसी हूँ मुझे पता है, मेरे आसपास के लोग मुझे बताते रहते हैं तुम कैसा हो, कैसी हो। सो आई डोंट नीड टू स्टडी दैट, आई डोंट नीड टू असेस दैट, दैट्स व्हाट वी थिंक। लेकिन असेसमेंट आने वाले के व्यक्ति की पक्का करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करते हैं?
लुक्स, ऑफ कोर्स अगर मुझे दिखने में ही पसंद नहीं है बिल्कुल, तो नहीं जाना आगे। बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो थोड़ा इधर उधर तो होगा ही ऑब्वियसली। उसके लिए भी जैसे सर बोल रहे थे कि ऐश्वर्या राय हमें चाहिए होती थी, दीपक जी बोल रहे थे, तो क्या हम अभिषेक है क्या, पहले वो चेक करना जरूरी है, राइट। सो लुक्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ना, उसमें सामने वाले के बारे में जो अपेक्षा है उसके पहले मैं उसमें कैसा हूं ये लिख के रखना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट थिंकिंग। लिख के रखो, दैट इज द रियल स्टडी। हाउ एम आई फिजिकली, फिजिकली मैं कैसा हूं, हाइट, वेट, आदतें, बैठने का ढंग, स्मार्ट दिखता हूं नहीं दिखती हूं, फिटनेस, हेल्थ, ऑल दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, क्योंकि हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली हाउ एम आई, बौद्धिक मैं कैसी हूं और मुझे क्या एक्सपेक्टेड है। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, आने वाले व्यक्ति मेरे पास मेरे साथ में जो रहने वाली है उसकी बुद्धि तो देखनी चाहिए हमने। कैसे देखेंगे, कैसे जज करेंगे, कैसे चुनेंगे, बुद्धि अच्छी है सामने वाले की कैसे चेक करेंगे, बताओ। यस, बात करके तभी पता चलेगा। बात करते करते क्या देखेंगे, कितना अच्छा दिखता था ना वो, नो, वो तो लुक्स के बारे में हो गया। बात कर रहा है तो उसमें से कुछ हमने अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसका ग्रास्पिंग कैसा है, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है, उसका डिसीजन मेकिंग कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा है। जब बातें करने के लिए आप दोनों इकट्ठा आते हो, या फिर पेरेंट्स या फिर दो फैमिलीज इकट्ठा आती है, तो पैसों के मामले में डिस्कस होता है, करियर के मामले में डिस्कशंस होते हैं, हमारे फैमिली कहाँ कहाँ है, पुणे में है, बाहर है, इधर उधर है, ये सब डिस्कशंस होते हैं। लेकिन वैयक्तिक लेवल पे जो डिस्कशंस होने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। उसमें इंटेलेक्ट भी चेक करना ज़रूरी है, जिसमें बातों बातों में ये सब समझ में आना चाहिए कि इसका डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए, या फिर इसका क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो यू नीड टू हैव दैट एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। सेकंड इज इमोशनली हाउ इज दैट पर्सन। उसके लिए क्या चर्चे में क्या लाओगे, कैसे पता चलेगा आपके। हम तो दूसरों को जब पहली बार सामने आते हैं तो अच्छा ही प्रकट होते हैं खुद के लिए, जितनी अच्छी हूं मैं या अच्छा हूं वही तो दिखाते हैं ना, सामने वाला भी वही कर रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बहुत इमोशनल होता है या होती है, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी रोना आता है, ये सब कैसे पता चलेगा। कैन यू टेल, ये भी चेक करना तो पड़ेगा ना। अगर पर्सनालिटी चेक करनी है तो ये तो इसमें का अहम मुद्दा है। हाउ विल यू जज, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस कैसे समझ में आएंगे। तो अगेन कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी उसके लिए। लाइफ के कुछ ना कुछ इवेंट्स के बारे में पूछना पड़ेगा, तब आपको क्या लगा, ऐसा हुआ तो आपको क्या लगेगा, लाइफ के इस मोड पे आप कैसे थे, हाउ यू वर इमोशनली, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हो। रोना आता है क्या, कितने व्यक्त होते हो, चिढ़ते कितने हो, ये पूछ सकते हैं ना। लाइट मोड में ये ऐसा नहीं कि एक मार्क लिस्ट लेके बैठे या फिर लिस्ट लेके बैठे और टिक मार कर, ऐसे नहीं, वो भी एक नैक है पूछने के लिए, ये करना जरूरी है। एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन से अगर सामने वाले को समझना है तो एक्सप्रेस करके सामने वाले को बताना भी है कि मैं कैसा हूं। और दिस एक्सप्रेशन प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन द होल लाइफ, क्योंकि हम पकड़ के चलते हैं कि उसको समझ में आ गया मुझे क्या चाहिए, या फिर मैं उसके एक्सप्रेशन से समझ में लेती हूं कि हाँ आई नो व्हाट ही इज थिंकिंग और शी इज थिंकिंग, मुझे मालूम है उसको मैं पसंद ही नहीं। कैसे पता चला आपको, हैव यू आस्क्ड, आपने पूछना बहुत जरूरी है, शब्द से डायरेक्टली पूछना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेस करना जरूरी है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं,
सुने हैं ये शब्द इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, पीछे सुने हैं ये शब्द इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाले, सोशली कम जो है। एक्सट्रोवर्ट है वो बहुत सोशल रहते हैं, उनको गप्पे मारना बहुत पसंद होता है, वो सब मन के अंदर जो भी है वो बोलते रहते हैं। इंट्रोवर्ट है वो ज़्यादा बोलते नहीं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। डज दैट मीन कि इंट्रोवर्ट है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोवर्ट भी उतना ही अच्छा व्यक्तित्व होता है जितना कि एक्सट्रोवर्ट। ओनली थिंग इज एक्सप्रेशन एंड फ्यू नीड्स आर डिफरेंट, कि आई लाइक टू बी अलोन, और एक्सट्रोवर्ट्स को आजू बाजू में लोग चाहिए, उतना ही फर्क है। सो इफ यू थिंक कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट की तरफ झुकता हूँ, ऐसा नहीं कि एक डायरेक्ट एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ऐसा नहीं होता, वो रेंज होती है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट, ऐसा भी होता है। तो आई नीड टू अंडरस्टैंड इफ द अदर पर्सन थोड़ा कम बोलने वाला है तो मेरा लिसनिंग ज़्यादा बढ़ाना होगा, तो मैंने चुप ज़्यादा रहना होगा और समझने के लिए उसको मौका देना पड़ेगा। मुझे उसको समझने के लिए उनको बोलने का मौका देना पड़ेगा। और एक्सट्रोवर्ट को तो सब वैसे जानते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बोलती है, मतलब वो कंट्रोलिंग है या कंट्रोलिंग, वो मतलब लड़की है या लड़का है, ऐसा कुछ नहीं। दे जस्ट नीड टू टॉक अ लॉट। सो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरों को समझने के लिए ये छोटे छोटे मुद्दे आप पक्का ध्यान में रखिए। कॉन्फिडेंस, इनिशिएट करता है क्या? आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास एक केस आई थी, डिवोर्स केस आई थी। तो डिवोर्स होने के बाद सेकंड मैरिज के लिए वो आई थी लड़की। तो वो मैंने पूछा था कि फर्स्ट टाइम डिवोर्स क्यों हुआ? तो शी सेड एक्चुअली मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन 1 साल बाद डिवोर्स हो गया। तो मैंने बोला शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? तो वो लड़की बोल रही थी कि मुझे समझ में आ रहा था कि ये कुछ गड़बड़ है, उसको मैं पसंद नहीं हूँ। वो वैसे नहीं बोलता था, वैसा कुछ बोला नहीं उसने, लेकिन जब भी, एक तो मिलने के लिए वो खुद कभी भी फ़ोन नहीं किया उसने, जब भी हम मिले मैंने फ़ोन किया इसलिए मिलने के बाद बात करता था तो आई कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं देता था। सो मेनी ऑब्जर्वेशंस शी हैड, बट क्योंकि उसने ये जस्ट 20-25 दिन पहले बताया, पेरेंट्स ने माना नहीं और शादी कर ही दी। और बाद में पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी उस पर्सनालिटी में और डिवोर्स करना पड़ा। सो पश्चाताप बोलते हैं हिंदी में, पूर्वताप कितना भी ले लो आप, नो प्रॉब्लम, पश्चाताप करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बाकी बहुत चीज़ें, हैबिट्स, क्या आदतें हैं, अभी वो एक्चुअली एक साथ रहने के बाद ही कुछ हैबिट्स का पता चलता है, पहले नहीं चलता। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ और ऐसे ऐसे हाथ करके बात कर रही हूँ तो किसी को पसंद नहीं आएगा। किसी को घर में आने के बाद पहले हाथ धो के पानी पीना और बैठना 5 मिनट आराम से, ऐसी आदत होती है। किसी को पहले टीवी लगाने की आदत होती है। छोटी छोटी बातें हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन दिमाग गर्म हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरी वाली ये आदत नहीं है और ये आदत गलत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा सीरियस कुछ नहीं होता। बट येस, यू नीड टू नो, जो एक्सट्रीमली नहीं चाहिए मुझे, वो आदत उसको है क्या, सामने वाले को, दैट आई नीड टू चेक। लाइक्स डिसलाइक्स क्या है? सर ने स्वभाव के बारे में बोला ही है, तो स्वभाव मतलब यही जो हम सारी बातें कर रहे हैं, उसी से फाइनली स्वभाव बनता है। सोशलाइजेशन और व्यसन कोई है या नहीं है, ये सब आपने चेक करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ पार्टनर चूज़ करते समय 2 चीज़ें मेरे ख्याल से ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो मेरे लिए मस्ट क्या है, कि ये चीज़ें सामने वाले व्यक्ति में होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो मैं शादी नहीं करूँगी। वो उतना पक्का चाहिए मेरे दिमाग में, लेकिन वो चीज़ें बहुत कम होनी चाहिए। एक 8-10 चीज़ें हैं और ये सब इकट्ठा मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक पैकेज में सब आपको जो चाहिए वो आएगा, ऐसा नहीं है, और मेरे पास भी वैसा नहीं होगा जो सामने वाले को एक्सपेक्टेशन है। इसलिए वो रियलिस्टिक लेवल पे मेरे मस्ट वाले चीज़ें लिखना ज़रूरी है, कि
इट इज़ अ मस्ट कि सामने वाले को व्यसन नहीं होना चाहिए, दैट्स अ मस्ट। और नौकरी होनी चाहिए या फिर व्यवसाय करता है या करती है, नौकरी नहीं चाहिए, जो भी लड़की के बारे में। रिलीजन जो रिचुअल्स होती है वो कितना करती है नहीं करती, उसमें आपका मस्ट है क्या, वो देखना ज़रूरी है। तो मस्ट वाली कुछ बातें होती है, कुछ बातें होती है जो ज़्यादातर हो तो अच्छा हो, नहीं हो तो इट्स ओके। जैसे कि गोरी चाहिए, ये एक होता है, मैं कैसा हूँ वो बात अलग, लेकिन मुझे लड़की गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्या। एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको सुंदर ही चाहिए, तो उनके लिए मस्ट जो है वो उनके लिए मस्ट है, तो फॉलो दैट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और एक बात है कि एवरी इंडिविजुअल कीप्स ऑन चेंजिंग। सो आज जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो 1 साल बाद अलग ही होने वाला है। दिखने में थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन व्यक्तित्व में फ़र्क आता है, हैबिट्स में फ़र्क आता है, एक्सप्रेशन स्टाइल में फ़र्क आता है, समझने में भी हमें बहुत टाइम लगता है। जब तक 5 साल ना हो तब तक आपने पूरा समझाए सामने वाले को, ऐसा मत समझना। यू विल टेक एटलीस्ट 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स, क्योंकि तब तक आप अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में इकट्ठा जाते हो, तो यू नीड देन यू अंडरस्टैंड हाउ दैट पर्सन इज। सो जैसे सर बोल रहे थे कि पहले तो ऐसा नहीं लगा था, तो वो नहीं लगेगा ही नहीं, वो क्योंकि आप समझते ही नहीं। यस, सो ये मेन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि आपने देखने चाहिए व्हाइल सर्चिंग फॉर लाइफ पार्टनर। और शादी के बाद एक बार मैंने चुन लिया तो पूरा चेक करके ही मैंने चुना है, तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस आई हैव सेड येस टू अ पर्सन, देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू विद दैट मैरिज हैप्पीली। अच्छा, मैंने शादी कर ली या फिर करने वाली हूं, तो मेरे हैप्पीनेस की जिम्मेदारी किसकी है? यस, हर एक व्यक्ति की हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद की है। तो टाइम लगा तो भी चलेगा। अगेन, सारी चीज़ें एक व्यक्ति में नहीं मिलने वाली, कौन सी एडजस्टेबल है वो देखो, कौन सी ऐसे ही चाहिए, फिक्स है, ये नहीं है तो नहीं है, तो नहीं बताओ टाइम पे, और ओपनली डिस्कस करो सबके साथ। और ये सब करते वक्त पेरेंट्स ने उनको साथ देना है, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल का ज़माना ऐसा है कि फ्री एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेरेंट्स और बच्चे एक साथ बैठ के ये सब ओपनली डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स उनको स्पेस देते हैं, पेरेंट्स का भी जो विचार है वो भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज आई सेड, ये 2 फैमिलीज इकट्ठा आती है, ना कि जस्ट 2 पीपल, 2 पर्सन्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच रत्ना मैम। आपने आपका एक्सपर्टीज़ के द्वारा बताया कि किस तरीके के स्किल्स हमको चाहिए जब एक लड़का एक लड़की को देखता है, या वाइस वर्सा, क्या क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती है, किस टाइप की पर्सनैलिटी हम में होनी चाहिए, क्या हम उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से हम खुद को बिल्ड करें कॉन्फिडेंटली, ताकि हमको जो चीज़ चाहिए वो हम उसको बराबर से बता सकते हैं। तो एक बार ज़ोरदार ओम आराम चाहूँगा मैं रत्ना मैम के लिए।